हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के क्लासेस। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर श्रेयांश। तो जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम यहाँ पर सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। और जो इसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ लेक्चर 1 में। और लेक्चर 1 में हमने सेल की कॉन्सेप्ट के बारे में, शेप ऑफ सेल और सेल थ्योरी को कवर कर लिया था। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 में। हम यहाँ पर आज टाइप्स ऑफ सेल और पार्ट्स ऑफ सेल, ये दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, और जिसमें हम जानेंगे कि सेल कितने टाइप्स की होती हैं और सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल से। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो सेल है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अब ये दोनों चीज क्या है हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो उनके अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्या बोल दिया इंसिपिएंट न्यूक्लियस, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी क्वालिटीज के बारे में जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है। तो मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। दूसरी चीज, ये जो सेल है आपकी वो एक प्रिमिटिव सेल है, बहुत ही पुरानी टाइप की सेल है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आपको पता है कि बहुत लंबे टाइम से हमारे एनवायरनमेंट में आपका यहाँ पर रह रहा है। तो जो बैक्टीरिया है एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो और वो यूनिसेलुलर होता है, तो जो मतलब कि जो उसका सेल का स्ट्रक्चर है वो सिंगल सेल से बना हुआ है। यानी कि उसकी एक कोशिका ही उसका पूरा एक आप कह सकते हैं हैबिटेट है उसमें जो बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ एक एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत प्रिमिटिव होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल, प्राचीन होती है ये एक। और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो इम्पेटिएंट न्यूक्लियस कहलाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसके जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। हम देख लेते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस क्या होता है। तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस जो होता है उनके जो न्यूक्लियस की बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लिक मेम्ब्रेन उसे कहते हैं, उसमें वो चीज नहीं पाई जाती है। न्यूक्लिक मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की वो नहीं पाई जाती है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनमें जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स और आपके न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियोलस नहीं पाई जाती इंसिपिएंट न्यूक्लियस में। तो जितने प्रोटीन होते हैं और आपके आपके जो राइबोसोम्स और ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ऐसे जो न्यूक्लियस होता है कि जिसमें आपके प्रोटीन और आपके जो धागे होते हैं, क्रोमैटिन जो होते हैं आपके, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जब साइटोप्लाज्म में, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का कि इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। पहला कैरेक्टर ये था कि इसमें ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाई जाती हैं जो प्रिमिटिव होती हैं बहुत। और इसका जो चौथा और जो मेन कैरेक्टर है इसका कि जो ये सेल है आपकी वो यूनिट मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आपकी गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ये सब जो है वो आपके बाद में भी टॉपिक में आएंगे। लेकिन आपको बस एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। यानी कि ये मतलब एक प्रकार की बहुत विकसित टाइप के हैं, सेल हैं जो इन चीजों के बिना भी सरवाइव करती है। इसमें आपका देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कि प्राचीन और विकसित है ये, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है इसका? इंसिपिएंट है, पहला कैरेक्टर इसका हो गया। दूसरा इसका कैरेक्टर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव हो गया। जो तीसरा इसका कैरेक्टर है आपका देख सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं इसमें। ऑर्गेनेल्स की जगह इसमें एक बहुत ही सेंसिटिव चीज पाई जाती है, बहुत ही जो आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक में बहुत जरूरी चीज होती है, मीजोसोम। मीजोसोम नाम का एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है इसमें। मीजोसोम नाम का एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है कि ये जो आपका ऑर्गेनेल्स है
ये बहुत जरूरी होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि ये जो है आपका रेस्पिरेशन का भी काम करता है, सेल डिवीजन का भी काम करता है, और बहुत से जो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं एक्टिविटीज आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो मेसोसोम का काम होता है। यानी कि जैसे आपका दूसरी जो सेल है जिसके बारे में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक में, उसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो मेसोसोम वहां पर नहीं होता है प्रेजेंट। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें मेसोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी के ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो तीसरा कैरेक्टर हो गया मेसोसोम पाया जाता है। फोर्थ जो आपका एक कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो होता है कि इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम आपके 70s टाइप्स के हो गए आपके इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये जो चार आपके बेसिक कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक सेल के, ये पूरी आप मिला के एक डिफिनेशन बना सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। ये सेल बहुत ही प्रिमिटिव होती हैं, इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि जिस न्यूक्लियस में प्रोटीन और आपके क्रोमैटिन्स आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं साइटोप्लाज्म से, वो न्यूक्लियस इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन लेस है, यानी कि न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। हाँ, तो विदाउट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो होता है, विदाउट न्यूक्लिक मेम्ब्रेन, वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस आपका कहलाता है। तो अब आप बता सकते हैं, और इसमें जो होता है रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन के लिए मेसोसोम पाया जाता है इन टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल्स में, राइबोसोम आपके 70s पाए जाते हैं। तो ये कुछ जो बहुत ही बेसिक कैरेक्टर्स थे प्रोकैरियोटिक सेल के, ये डिस्क्राइब कर दिए मैंने, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है आपकी, वो प्रोकैरियोटिक सेल से पूरी तरीके से अलग होती है। यानी कि आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो आपका दो वर्ड आपके अलग हो जाते हैं, यानी कि यू और कैरियन। ये ग्रीक लैंग्वेज है आपकी, जिनको मिला के बनाया गया है ये यूकैरियोटिक पूरा वर्ड। यू का मतलब होता है मैच्योर, मैच्योर या कह सकते हैं डेवलप्ड, विकसित जिसे कहते हैं, तो मैच्योर ही लिखते हैं। और जो कैरियन है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी सेल जिसके अंदर मैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक जो था इंसिपिएंट न्यूक्लियस था, इंसिपिएंट न्यूक्लियस को आप इनमैच्योर भी कह सकते हैं, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। पर जो यूकैरियोटिक होती है वो उसमें मैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है। मैच्योर न्यूक्लियस के मतलब इसमें आपकी न्यूक्लिक मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, न्यूक्लियोलस भी पाई जाएगी, ये दोनों चीजें इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। अब जो पहला आपका ये मिल गया आपको कि ग्रीक जो लैंग्वेज है, दो ग्रीक लैंग्वेज से मिला के बना है, यू और कैरियन, दो वर्ड से, ग्रीक टर्म से। और जो यू का मतलब होता है मैच्योर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जो मैच्योर हो वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में, यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स के बारे में, कि यूकैरियोटिक जो होती है सेल आपकी दोनों में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है और ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक क्या है एनिमल्स में भी पाई जाती है। प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक जो सेल है वो प्लांट्स, एनिमल, एनिमल में आपके शैवाल भी आ जाते हैं, शैवाल को जिसे कहते हैं एल्गी। तो एल्गी, एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं आता, ब्लू ग्रीन एल्गी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन कुछ जो एल्गीज होती हैं, जैसे आपका मुझे नाम इससे नहीं याद है, जैसे आपके फंजाई भी ले सकते हैं, जैसे यीस्ट हो गया, यीस्ट में आपकी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक सेल आप कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के मतलब लगभग हर जगह पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक सेल में जो कैरेक्टर्स हम देखते हैं, पहला कैरेक्टर्स आ गया आपका कि मैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है। मैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा जो कैरेक्टर है आपका बेसिक कैरेक्टर है कि ये जो सेल है उसमें आपके यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं।
यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसमें। आपको पता चल गया। अब ये यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो उसके बारे में हम बात करेंगे, ये टॉपिक है आपका ऑर्गेनेल्स नाम से पूरा। तो जब ऑर्गेनेल्स, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि यूनिट मेम्ब्रेनस में आपका जैसे आ जाता है राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी आ जाता है आपका जैसे, और भी बहुत सी चीजें आती हैं ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत। तो यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसमें। तीसरा जो मेन इसका कैरेक्टर है वो है कि इसमें जो राइबोसोम है वो 80S टाइप के पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल थी उसमें 70S टाइप के पाए जाते थे। तो तीसरा जो बेसिक कैरेक्टर है 80S पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। चौथा चौथा इसका जो कैरेक्टर है वो, जैसे आपने ध्यान दिया होगा मीजोसोम के बारे में कि जो रेस्पिरेशन में मीजोसोम काम कर रहा था, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है कि जो रेस्पिरेशन का काम यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे, कि रेस्पिरेशन का काम जो है यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करती है। पांचवा जो इसका मेन कैरेक्टर हो गया आपका यूकेरियोटिक सेल का, कि जो यूकेरियोटिक सेल होती है वो डेवलप्ड होती है एक्सपेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल के, कि जो इसमें आपके ऑर्गेनेल्स भी आ जाते हैं बहुत सारे, ये यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी आ जाते हैं। जो न्यूक्लियस होती है मैच्योर न्यूक्लियस हो पाया जाता है इसमें, 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए। तो आप अगर डेफिनेशन चाहें तो आप यहीं से बना सकते हैं कि ऐसी सेल जिसके अंतर्गत मैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और आपके रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। डीएनए जो होता है इसमें नेकेड होता है। तो इस टाइप्स की जो यूकेरियोटिक सेल होती हैं, सेल्स होती हैं, ये यूकेरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो जो टाइप्स ऑफ सेल है आपका, आपने पूरी तरीके से मैंने आपको डिस्कवर कर दिया कि टाइप्स, डिस्कवर कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर दिया कि जो टाइप्स ऑफ सेल होती है दो टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने बता दिया आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किन्हें कहते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने बता दिया आपको कि यूकेरियोटिक सेल्स आपकी कैसी होती हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं यूकेरियोटिक सेल और प्लांट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक। तो हम बेसिकली देख सकते हैं कि पहला जो डिफरेंस है यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। ठीक, मैं आधा ही दिख रहा हूं यू, आप समझ लीजिए कि इसका मतलब यूकेरियोटिक है। तो जो पहला जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में, वो सबसे पहला डिफरेंस कि ये जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो पहला जो मेन डिफरेंस आ गया है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। ठीक, तो पहला आपका डिफरेंस समझ में आ गया कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, ये आपकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। दूसरा जो है इसका जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि इसके अंदर आपका इमैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है, अनडेवलप्ड या तो कह सकते हैं हम। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर अगर डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, दूसरा आपको डिफरेंस पता चल गया इसमें कि इसमें जो है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को आप इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, इसके अंदर अगर डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है।
तीसरा करेक्टर आपका है, इसके अंदर जो है 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, इसके अंदर 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, इसके अंदर 80s राइबोसोम पाए जा सकते हैं। ठीक, चौथा आपका करेक्टर जो है, आप कई जब अगर आप एक कंप्लीट डेफिनेशन याद कर लेंगे, अगर दोनों की अगर आप समझ लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप डिफरेंस खुद से निकाल सकते हैं उसी डेफिनेशन के अंदर। तो जो चौथा है, चौथा जो सबसे इसका मेन है कि इसमें यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जैसे गोल्जी बॉडी हो गया वगैरह, जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं यूनिट मेम्ब्रेनस वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका चौथा जो हो गया कि यूनिट मेम्ब्रेनस प्रेजेंट नहीं होते हैं ऑर्गेनेल्स, समझ लीजिएगा इसमें। और दूसरा इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक, इसमें प्रेजेंट नहीं होते, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें इम्प्रेजेंट होते हैं। और आपका पांचवा जो हो गया आपका जो बेसिक एक था आपका कि जो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंतर्गत एक मीजोसोम होती है रिस्पायरेशन के लिए, मीजोसोम्स पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इसके अंतर्गत आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। मीजोसोम जो है वो सिर्फ रेस्पिरेशन का काम नहीं करती, मैंने बताया था वो सेल डिवीजन का भी काम करती है। और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे आपका जो न्यूक्लियस से होता है, न्यूक्लियस के लिए भी कुछ काम करती है मीजोसोम, न्यूक्लियस को भी कभी कभार जब सेल डिवीजन में डिवाइड होता है तो उसमें भी मीजोसोम काम देती है। मतलब कि सिर्फ रेस्पिरेशन तक ही सीमित नहीं है इसका कार्य, इसका कार्य जो है आपका सेल डिवीजन भी करती है। बैक्टीरिया में जैसे मीजोसोम पाई जाती है, इसका जो बहुत ही एक कह सकते हैं कि एग्जांपल है, बहुत ही सबसे अच्छा एग्जांपल वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक प्लांट सेल में आप कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यूकैरियोटिक के भी एग्जांपल्स हैं, प्लांट सेल में आप ले सकते हैं बहुत सी चीजें, एनिमल सेल में आप ले सकते हैं, तो इसके बहुत से एग्जांपल हैं। तो इसका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलर होता है, सिंगल सेल्ड होता है, तो एक सिंगल सेल इसकी प्रोकैरियोटिक ही हो जाती है, तो ये इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ये भी खत्म हो गया। 5 डिफरेंस होते हैं मेनली, डिफरेंस बहुत से अदर भी होते हैं अगर देखा जाए कि शेप और साइज में दोनों के, कि इसके ये 0.1 से 0.5 मिली माइक्रोन तक होती है, इसकी भी 1 पॉइंट से लगभग ज्यादा होती है। तो ये भी कुछ डिफरेंस है, लेकिन जो बेसिक जो 5 डिफरेंस थे वो मैंने बता दिए। ये 11th के पेपर्स में आते भी हैं क्वेश्चन, शॉर्ट के रूप में आ सकता है कि डिफरेंस बताइए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो इसका हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का, पार्ट्स ऑफ सेल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेल में हम लोग ये जानेंगे कि जो सेल है आपकी वो कितने पार्ट से मिलकर बनती है, यानी कि सेल जो है वो किन किन चीज़ों को मिलाकर बनती है। तो पार्ट्स ऑफ सेल में आपकी 3 चीज़ें आती हैं। पहली जो चीज़ है आपकी वो है सेल वॉल, दूसरी है आपका प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा है आपका वैक्यूल। इन 3 चीजों को मिलाकर एक सेल का जो है पूरा स्ट्रक्चर बनता है, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल। तो फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा इन चीजों के बारे में जानेंगे और अगले लेक्चर में तीनों को हम लोग पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। तो जो सेल वॉल होता है वो एक, अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो है आपकी एक सेल है, तो जो सबसे बाहर का इसका ये जो लेयर दिख रही है आपका वो है सेल वॉल। ये जो बाहर का आपका एक ये नॉन लिविंग लेयर है, ये जो मतलब एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करती है, वो आपकी एक सेल वॉल ये हो गई, ये पहला आपका पार्ट हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो लिक्विड है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
प्रोटोप्लाज्म हो गया। और जहां पर ये लिक्विड नहीं होता वहां पर कुछ एक खाली स्थान होता है, मतलब सेल के बीच में जो एक गैप होता है उसे हम लोग वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल इस टाइप में कुछ पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर जो आपके एयर से भी भरे हो सकते हैं, जिन्हें एयर वैक्यूल भी कहते हैं। तो जो खाली पार्ट्स होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता, यानी कि प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता, उस चीज को वैक्यूल कहते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हो गए आपके सेल के। वैक्यूल, तो ये 3 पार्ट्स हो गए आपके सेल के, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल। तो हमने जाना कि जो सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है सेल की, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल के अंदर बीच बीच में कुछ गैप होते हैं जिन्हें हम वैक्यूल कहते हैं। तो ये 3 पार्ट है, पार्ट्स ऑफ सेल में 3 ये पार्ट आते हैं बेसिकली। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल के कितने पार्ट होते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को किसने खोया था, वैक्यूल को क्या होती है। इन तीनों के बारे में हम जो है वो अगले लेक्चर में बेसिक तरीके से जानेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर था, आज में हमने जाना कि टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने टाइप की होती है, पार्ट्स ऑफ सेल, दोनों जितने टाइप की सेल होती है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये जो चीजें आज हमने जानी, तो आज के लेक्चर में हम यही एंड करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।